मेरे प्यारे बच्चों, अतुल एकेडमी में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। हम ईश्वर से, खुदा से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि आप जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और सदा ही मुस्कुराते रहें और अतुल एकेडमी की इस क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि हम जो है आपको जो है बनाएंगे क्या, जीरो से हीरो। अगर जीरो से हीरो बनना है तो अतुल एकेडमी क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहें। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। कल के इस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या था कि पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। इस पुष्प की संरचना में हम लोगों ने एक छोटा सा रिकॉल, एक छोटा सा हम लोग एक मेमोराइज करते हैं 1 मिनट में कि इस पुष्प के जो है मुख्यतः 4 भाग होते हैं, 4 चक्र होते हैं, जिसको सबसे बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? याद है आप सभी को? नहीं याद है? याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए, एक बार कॉपी खोल के रिवीजन जरूर कर लीजिएगा कि हम आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ हम आपको 90% तक का याद लर्न इसी क्लास में करा देंगे। सिर्फ आपको 10% की मेहनत करनी है, हम आपको बनाएंगे जीरो से हीरो। देखिए, सबसे बाहर की तरफ जो था उसको क्या बोले थे हम लोगों ने? क्या बोला था? जो सबसे बाहर की तरफ था उसको हम लोगों ने बोला था वाह्य दल। वाह्य दल बोला था। वाह्य दल को ही हम लोगों ने वाह्य दल पुंज बोला था। जब वाह्य दल हमारा एक संयुक्त अवस्था में आ जाए, चारों तरफ से घेर करके आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाह्य दल पुंज बोलेंगे। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। ठीक, जब ये ज्वाइंटेड अवस्था में होता है क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलते हैं। और जैसे इसके अंदर जाते हैं तो क्या था? करोला था। करोला जो कलरफुल पार्ट होता है, जो कि उस पुष्प का फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। ठीक, इस फैसिनेटिंग ऑर्गन के जो एक ज्वाइंटेड फॉर्म में हो जाता है चारों तरफ से, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग करोला। क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। ये बाहर के जो 2 आपके चक्र होते हैं, ये आवश्यक बताया था मैंने। क्या बताया था? ये बाहर के जो 2 चक्र होते हैं ये क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, सहायक होते हैं। सॉरी, ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और अंदर का जो आपका एंड्रोइशियम और गाइनोसियम था, ये दोनों क्या होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं, जिसको नेसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं में देखना है। यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे कि किसी भी पुष्प का किसी भी पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। उनके हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिससे क्या होता है? फ्लोरल, क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरल प्राइमोर्डियम। फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य क्या होता है? विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है। पुष्पक्रम की रचना होती है और जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग क्या होते हैं? पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंग तथा जायांग से स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। आपको जो है पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि जो नर जनन अंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। पुमंग, जिसको पुमंग कहते हैं, एंथर कहते हैं। ठीक, और मादा जनन अंग जिसको हम लोग कहते हैं जायांग,
इस जायांग जो होता है ये मादा जनन अंग जिसको फीमेल सेक्स ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, हम सभी को पता चल जाता है जब कोई पुष्प के अंदर जब किसी पौधे के अंदर पुष्प लगने वाले होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस आती हैं। ठीक, हार्मोनल चेंजेस को देख करके क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि पुष्प इसमें आने वाले हैं। उस बॉडी लैंग्वेज को देख करके हम जान जाते हैं। ठीक, आइए हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, एक पुंकेसर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पुंकेसर का अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग फिर आगे हम जो है लघु बीजाणुधानी का अध्ययन करेंगे। पुंकेसर पहले पढ़ेंगे, फिर लघु बीजाणुधानी पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, पराग कण पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले आते हैं वापस देखिए इधर हम लोग बनाते हैं क्या, एक पुमंग बनाते हैं। एक हम लोग बनाते हैं पुमंग। ठीक, एक पुमंग हमको बनाने के लिए करना क्या चाहिए, आइए देखते हैं कि इस पुमंग की संरचना में आपको ये है आपका पुमंग। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पे पुमंग लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, पुमंग राइट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, एंथर जिसको कहते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। ये क्या होता है, द्विपालित होता है। क्या होता है, द्विपालित। क्या होता है, द्विपालित। द्विपालित जिसको कहते हैं बाइलोब्ड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और इसका जो ये वाला भाग होता है इसको बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, ये फिलामेंट जो होता है द्विपालित होता है। द्विपालित मीन्स क्या होता है, ये संरचना हमारी दो भागों में विभक्त होती है। कितने भागों में विभक्त होती है, आप अपने बुक में आएंगे तो आपके बुक में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये क्या होते हैं, दो भाग में बटे हुए होते हैं। जब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो देखेंगे कि ये बीच में कैसे होते हैं, दो भागों में विभाजित हुए दिखाई देते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। ठीक है, आइए लिख देते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। पराग कोश बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक बोलते हैं। सैक मीन्स होता है एक ऐसी संरचना जो कि एक थैली जैसी हो, एक झोले जैसी हो। तो ये जो है एक थैली जैसी संरचना है जो कि आपको अभी देखने को मिलेगा कि इसी के अंदर लास्ट में जब इसका विकास होगा, विकास होने के उपरांत इसी में जो है पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं पराग कण कहते हैं, पराग कण का विकास इसी द्विपालित संरचना में होता है। द्विपालित संरचना तो होती है,
द्विपालित संरचना होने के साथ साथ एक वन लोब में जो होता है इसको लोब्ड बोलते हैं। वन लोब में जो होते हैं क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर इसमें होते हैं और एक वन लोब यहाँ पे दूसरे साइड रहेगा, दूसरे साइड में भी क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर होते हैं। तो टोटल मिला करके कितने चैम्बर हो गए, टोटल मिल करके 4 चैम्बर का एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 4 चैम्बर का एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है जिसमें क्या होता है, हमारा पॉलन ग्रेन्स जो होता है जिसको कहते हैं परागकण। ठीक, वही परागकण जिसको आपने टच किया था जब आप कहीं गार्डन में घूमने गए थे। याद कीजिए, कभी जब आपने गार्डन में घूमने क्या किए थे, गार्डन में घूमने गए थे तो वहाँ पे जब हम पुष्पों को ऐसे टच करते हुए आगे बढ़े थे तो हमारे हाथ में पाउडर जैसी जो संरचना लगी थी, पाउडर जैसे जो सब्सटेंस पदार्थ लगे थे, वही पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, परागकण होते हैं। उन्हीं परागकणों का विकास इसमें होना है, उन्हीं परागकणों का विकास, जी हाँ, उन्हीं परागकणों का विकास आज हम आपको बताएंगे कि उन्हीं परागकणों का विकास कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तब जा कर के वो परागकण का निर्माण होता है और उस परागकण की क्या क्या उपयोगिता होती है, सब कुछ हम आपको एक क्रम बाई क्रम के अनुसार बताते जाएंगे। बस आप सभी लोग अपनी कुर्सियों की बेड़ियों को बांध लीजिएगा और हमारे साथ अतुल एकेडमी क्लासेस के साथ बने रहिएगा। ठीक, आइए हम लोग आते हैं। ये जो होता है आपके इसमें बुक में दिख रहा है कि ये जो संरचना हमें दिख रही है, ये संरचना को हम लोग कट कर दिया गया है। देखिए, कट 2 तरीके से होता है। एक, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को लिख लेते हैं हम 2 तरीके से कट कर सकते हैं। 2 तरीके से काट सकते हैं, पहला आप जिसको हम लोग कहते हैं LS, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, और सेकंड क्या है आपका TS होता है, LS होता है। इसको हम लोग कहते हैं लंबवत। जब हम किसी चीज़ को काटते हैं, लंबवत काटने की प्रक्रिया, लंबवत काटने की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, जब हम इसको ऐसे कट कर लगा देंगे तो आधा पार्ट इसका इधर हो जाएगा, आधा पार्ट इसका इधर हो जाएगा। तो इसका कट को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलते हैं। ठीक, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एंथर है, और इसी एंथर को हम ऐसे कट कर दें तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। आप लोगों ने मैथ्स के क्लासेस में, क्लास 10th में, क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा, क्लास 8th में, कि ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, ऐसे कर्व जाती है। ठीक, जब किसी चीज़ को ऐसे हम हॉरिजॉन्टली, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक, ये देखिए आपकी वर्टिकली कट की गई है, और ये हम जो है किससे कट कर दिए, ये हम देखिए आपकी वर्टिकली कट हुई है, और ये हमारा कैसे कट हुआ है, ट्रांसवर्सली कट हुआ है। क्लियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल सेक्शन।
ट्रांसवर्सल सेक्शन बोलते हैं। ठीक, आइए हम लोग वापस चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? पुंकेसर के पास चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पुंकेसर के पास चलते हैं कि इस पुंकेसर को हम लोग कैसे कट करें। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? एंथर है। क्या है ये एंथर है। ठीक, इसके नीचे की संरचना को हम लोग नहीं बना रहे हैं। ठीक, ये हमारी द्विपालित संरचना है, आप सभी को पता है। द्विपालित है, कैसा है? द्विपालित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइलोब्ड बोलते हैं, बाइलोब्ड बोलते हैं। ठीक, और द्विपालित में ही 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर। एक लोब के अंदर 2 चैम्बर, दूसरे लोब के अंदर 2 चैम्बर, दोनों मिला करके हो गए 4 चैम्बर। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, इतना हम आपको बता दिए थे। इसके बाद हम जस्ट आपको एक अगले स्टेप पे ले चलते हैं। मान लीजिए इसको ऐसे हम लोगों ने क्या किया? इसको ऐसे कट कर दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन किया इसका। कौन सा किया? टीएस किया। इसको हम लोग क्या किए? ट्रांसवर्स सेक्शन किए। ठीक, अब ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमें कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देगी। आइए फिर से बनाते हैं इस फिगर को। ये देखिए, ठीक इस तरीके से हम संरचना को बनाते हैं। तो हम जब देखेंगे ध्यान से तो पतला सा ये जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ से ना बना करके हम लोग साइड से बनाते हैं। ठीक, इसको हम लोग ऊपर राइट करते हैं। कहाँ से? इसको हम लोग साइड से बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं थीका बोलते हैं। और यहीं पे हमारा 2 गोल गोल संरचनाएं आपको 4 दिखाई दे रही होंगी। एनसीईआरटी के बुक में जब हम जाएंगे और जाने के बाद हमें दिखेगा कि ये 4 संरचनाएं आपको, आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए 4 भाग में इसको क्या किया गया है। जैसे हम बोले थे ना कि ये 4 चैम्बर होते हैं। ये चैम्बर दिखते कैसे हैं? ये देखिएगा कि यहाँ पे आपको 4 चैम्बर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये बीच का जो होता है लाइन ऑफ डिहाइसेंस आपको दिख रहा है। ये बगल से लाइन गई हुई है, इसको लाइन ऑफ डिहाइसेंस बोलते हैं। जब हमारा एंथर पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन हमारा क्या होता है? पूरी तरीके से मैच्योर्ड हो जाता है। तो परिपक्व होने के बाद यही लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्या होती है? फट जाती है। और फटने के बाद हमारे पॉलन ग्रेन देखिए धीरे धीरे फटती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी को अगर ना दिख रहा हो तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो है फटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, ये भाई बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? आइए देखिए, ये देखिए ये लाइन जो होती है फटती हुई आप सभी को दिखाई दे रही होगी कि ये किस तरीके से फट रहा है। ठीक, ये देखिए फट करके ये हमारा पॉलन ग्रेन कैसे आपका
पॉलन ग्रेन कैसे आपका देखिए कैसे आपके अलग हो रहे हैं। यहाँ से ये देखिए पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन, इसी को हम जो है जब ये बंद रहता है इसी को हम बोलते हैं पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग कोश। जब हमारा पराग कण एक घर में सुरक्षित बैठा हुआ है, एक घर के अंदर है और उसको अंदर खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो वो अंदर सुरक्षित है। जब कोई भी बच्चा जब छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, तो लोग उसके माता पिता क्या करते हैं? उसको अपने घर में रखते हैं। जब उनको ये लग जाता है कि मेरा बच्चा अब क्या हो गया है? मैच्योर्ड हो गया है, मैच्योर्ड हो गया है, परिपक्व हो गया है, तब उसे घर से बाहर निकलने की परमिशन देते हैं। अब बाहर निकलो और बाहर की दुनिया को देखो, समझो और जानो। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली एकदम जैसे हमारे नेचर में होता है, जैसी हमारी प्रकृति करती है, वैसे ही हमारे माता पिता भी करते हैं। जैसे हमारे माता, इन दोनों का कनेक्शन बहुत ही इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे पे आश्रित होता है। जब आप बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं नेचर जो है, प्रकृति और हमारा जीवन एक दूसरे पर आधारित है। बड़ा ही सुंदर लगता है। अभी तो आप लोगों की शुरुआत है, अभी आपको जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जिसका जो भी सपना है वो बनना है। आपको जो है बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। ठीक, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, कभी भी डरिएगा नहीं और मेहनत से उस चीज़ को आगे बढ़िएगा। पर परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, ठीक, हमारा हिमालय, हमारा पर्वत यही बताता है कि हम लगातार उस परिस्थिति का सामना करें और आगे बढ़ते रहें। आइए वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए पराग कण, आपके क्या है? ये पराग कण है। पराग कण आपको दिखे? आइए इसको हम यहाँ बना करके आपको दिखाते हैं। ये पराग कण क्या है, कैसे हैं, चलिए देखिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब और ऊपर जाएंगे तो ये देखिए आपको यही संरचना हमें आपको बना करके दिखानी है कि कैसे कैसे इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आपके बुक में फिगर में 1.3 में बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक, आइए यही इसी चीज़ का हम निर्माण आपको करा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए फ्री लाइन ड्रा करते हैं, यही चीज़ हम आपको बना रहे थे। ये देखिए ध्यान से जब इसको देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये एक बाहर का जो पोर्शन था, इसको हम लोग थीका बोले थे। ये देखिए क्या कहते हैं, सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतस त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस त्वचा बोलते हैं। इसी अंतस त्वचा को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक, इसके जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें मिलता है क्या? अंतस्थीसियम मिलता है। इसी अंतस्थीसियम को हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम बोलते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम बताते हैं कैसे इसको हम एंडोथीसियम, क्योंकि एक मिनट, ये मेरा बोर्ड जो है कहाँ जा रहा भाई? चलिए वापस आते हैं। ये देखिए डिससेलेक्ट हो गया। आइए वापस आते हैं। ठीक,
अब हम लोग जो है यही चीज़ स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा रहे थे कि यहाँ की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर, आइए इसको कलर चेंज करते हैं। ये सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसकी हिंदी में बोलते हैं अंतस्त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा मीन्स होती है एक ऐसी त्वचा जो कि उस भाग के सबसे बाहर पाई जाती हो, सबसे अंत में पाई जाती हो, उसी को बोलते हैं क्या? अंतस्त्वचा बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बीजाणु ऊतक बोलते हैं। अभी इसकी एक बार हम लोग फिर से अध्ययन करेंगे। ठीक, पहले हम लोग ऊपर जो है पहले इसको समझ लेते हैं कि किस भाग को क्या चीज़ कहते हैं। ठीक, बीजाणु ऊतक बोलते हैं। इस बीजाणु ऊतक को स्पोरोजीनस टिश्यू बोला जाता है। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। यही स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है, क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा कि यही स्पोरोजीनस टिश्यू आपके पॉलन ग्रेन को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इन्हीं के रूपांतरण से, इन्हीं के विकास से हमारा पॉलन ग्रेन बन के तैयार होता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे बीच में आपका कनेक्टिव टिश्यू है। इसी कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं? ऐसे ऊतक जो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से संयोजन करने का काम कराते हैं, दोनों को जोड़ने का काम कराते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्लियर? ये दोनों लोब को, दो जो लोब थे हमारे द्विपालित जो संरचना है, इसी कनेक्टिव टिश्यू के सहारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? कनेक्टिव लिंक के थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम लोग जो है आते हैं कहाँ पे? मध्य परत आपको देखने को मिलेगी कि ये मध्य परत क्या होता है। मध्य परत देखिए, इसके अंदर जैसे ही हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, जैसे ही हम थोड़ा सा इसके अंदर बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? एंडोथीसियम मिलता है। क्या मिलता है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम मिलता है। इसी एंडोथीसियम को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतस्त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्त्वचा। इसे एंडोथीसियम को हम लोग बोलते हैं अंतस्त्वचा। ठीक, ये अंतस्त्वचा ठीक एपिडर्मिस मीन्स अंतस्त्वचा के जस्ट नीचे, तुरंत नीचे क्या होती है? अंतस्त्वचा आपकी पाई जाती है। ठीक, इसके अंदर जैसे ही इसके अंदर बढ़ते हैं तो हमें देखने को ये मिलेगा कि 2 से 3 परत, 2 से 3 परत, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक, क्या होगा आपका? 2 से 3 परत जो होती है आपकी, क्या होती है? जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य परत। क्या बोलते हैं? मध्य परत बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर बोलते हैं। ये मिडिल लेयर क्या होती है आपकी? ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। ये पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये बाहर की जो सबसे अंतस्त्वचा होती है, ये क्या करती है? इसको रक्षा करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके जैसे अंदर आते हैं हम लोग एंडोथीसियम पे आते हैं। ये एंडोथीसियम जो होता है थोड़ा सा मुलायम होता है,
थोड़ी सी इसकी कवरिंग लूज होती है। इसके जैसे अंदर आती हैं 2 से 3 से 4 की परत की संख्या में आपका मिडिल लेयर पाया जाता है। ये मिडिल लेयर जो होता है क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ये गद्दीदार होता है। ये किस कोशिकाओं का, पैरेन्काइमस टिश्यू का बना होता है। ये कोशिका, कोई अगर पूछे ये किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ये पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है। ठीक, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, याद कीजिए आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब हम टिश्यू का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस समय हमको मिला होगा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी काइमास जो होते हैं इनके अंतर हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका एरेन्काइमा, आपकी पैरेन्काइमा पाई जाती है जो कि गद्दीदार होती है। ठीक, ये पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पानी को सोखने की क्षमता, सोखता देखे हैं आप लोग, स्पंज देखे हैं, स्पंज को जैसे पानी में भिगाते हैं तो बहुत तेज़ी से सोख लेता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप जलकुंभी को निकाल के लाइए, जलकुंभी जलीय एक पादप है जो कि आपके आसपास तालाबों में, आसपास नदी में, इस सब जगह जो है पाई जाती है। वैसे तो नदियों में जो है ये स्टेंजेंट वाटर में, ठहरे हुए जल में पाए जाते हैं, लेकिन आजकल की इस प्रदूषण भरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं कि जो प्रदूषण की वजह से थोड़ी सी जाम सी हो गई हैं, तो आजकल नदियों में भी देखने को ये मिल जाते हैं। ठीक, ये चलित जल में नहीं पाए जाते हैं लेकिन पाए जाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ गंदगी होने की वजह से इस चीज़ की भी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, ये पानी को सोख करके रखती है। इसके जस्ट अंदर, सबसे अंदर एक लेयर पाई जाती है टैपिटम। किस चीज़ की लेयर होती है, टैपिटम की लेयर होती है। सबसे अंदर जो होता है क्या पाया जाता है, टैपिटम। सबसे अंदर क्या पाया जाता है, टैपिटम पाया जाता है। ये हमारा क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के किनारे किनारे पाई जाती है और ये बाइन्यूक्लिएटेड होती है। इसमें एक से अधिक संख्या में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसका नाम क्या है, टैपिटम है। क्या है, टैपिटम है। इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और कॉमन सेंस लगाइए कि जहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे वहाँ पे क्या होगी, वो कोशिका बहुत ताकतवर होगी, क्योंकि कोशिका में जितने ज़्यादा उसमें कंटेंट होंगे, किसी कोशिका में जितनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी उतने ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है इसको भोजन प्रदान करना, इसको भोजन प्रदान करना। ये इसको नरिशमेंट देती है। क्या देती है, नरिशमेंट। नरिशमेंट मीन्स क्या होता है, ये भोजन प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है। ये भोजन प्रदान करने का काम करती है। ठीक, आइए यहाँ से भोजन अंदर ट्रांसफ़र होगा। भोजन ट्रांसफ़र होने के उपरांत हम लोग इसको, इस संरचना समझ में आई। आइए हम लोग बुक पे आते हैं, वापस कहाँ आते हैं, अपने बुक पे आते हैं। बुक पे आने के बाद हमें दिखेगा कि ये जो संरचना है, ये जो संरचना है ये जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, ये संरचना आपका क्या था, आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका टैपिटम है, ये संयोजी ऊतक है, ये अंतस्त्वचा है, ये आपका क्या है, अंतस्थीसियम है, अंतस्थीसियम।
जिसको एंडोथीसियम कहा जाता है। ठीक, ये आपका क्या है, बीजाणु जनन ऊतक है, ये आपका टैपिटम है। ठीक, ये जो अंतःत्वचा जो होती है, अंतःत्वचा सबसे बाहर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सबसे बाहर पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे जो होती है ये अंतस्थीसियम, जिसको हम लोग एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं, वो उसके जस्ट नीचे जो है वो पाई जाती है। और इसके नीचे जो होती है आपका एक मध्य परत जो होता है, जिसको मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं, ये मध्य परत यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, मध्य परत पाई जाती है। मध्य परत के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य परत के जैसे ही अंदर आते हैं तो हमें मिलती क्या है कि हमें यहाँ पे मिलती है टैपिटम। क्या मिलती है, टैपिटम मिलती है। टैपिटम सबसे अंदर पाई जाती है, सबसे अंदर की लेयर होती है। इसके न्यूक्लियस देखिए आपको बड़े बड़े थोड़ा दिख रहे हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होती है। बाई न्यूक्लिएटेड होने की वजह से इसके पास जो होती है साइटोप्लाज्म ज़्यादा होते हैं, इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करती है, एक लिक्विड फॉर्म में तरल के माध्यम से ये भोजन को जो होती है स्पोरोजिनस टिश्यू जो हमारी होती है, ये देखिए इसके अंदर ये हमारी क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन ऊतक। क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन ऊतक। इसमें भोजन को प्रदान करती है, किसके माध्यम से, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए।